हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की है, जिसमें आज हम जानेंगे अधिगम के सिद्धांतों यानी कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में। तो देखिए, थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है वो कई सारी थ्योरीज हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अकॉर्डिंग थ्योरीज को दिया है। तो आज हम क्या करेंगे, E.L. थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है यानी कि उन्होंने जो अपने अकॉर्डिंग थ्योरी दी है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है, अधिगम के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। थॉर्नडाइक के प्रयोग की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अथवा यहाँ पर कई तरीके से प्रश्न को पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं, एक ही प्रश्न को आप कई तरीके से देखेंगे एग्जाम के अंदर। तो ये जो हमारा प्रश्न है ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें देखिएगा अधिगम के कई सारे सिद्धांत हैं जिसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने बारे में अपने अकॉर्डिंग सिद्धांत दिए हैं। कुछ जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन्हें यहाँ पर देखिएगा। पहला है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसके अलावा और भी सिद्धांत हैं जिसे हम देखेंगे। तो दोस्तों, जो पहला सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो इसे हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। आप देख सकते हैं पहला सिद्धांत क्या था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसको किसने दिया है? तो इसको दिया है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को विश्व का एक अग्रणी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने 1913 में प्रकाशित होने वाली इन्होंने अपनी ही पुस्तक जिसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें अधिगम का एक नया सिद्धांत दिया था जिसे हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इसका कई सारा नाम है। आप देख सकते हैं, जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है उसे कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत या सीखने का संबंध सिद्धांत। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही सिद्धांत को कई नामों से भी लिखकर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अब देखिएगा, ये जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है ये क्या है, इनके द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है, संबंधवाद का सिद्धांत भी हम जिसे कह देते हैं, या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानिएगा, ये जो सिद्धांत है इसकी पुष्टि के लिए E.L. थॉर्नडाइक ने पशुओं पर कई सारे प्रयोग किए थे। उन्होंने अपने एक प्रयोग में भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे का दरवाज़ा इस तरीके से लगा दिया कि चटकनी दबाने पर वह खुल जाता था। पिंजरे के बाहर भोजन को रख दिया और बिल्ली के लिए भोजन क्या था? उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया हुई, तो इसीलिए इस जो ये सिद्धांत है इसका नाम रख दिया गया उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, क्योंकि इसमें इसी चीज़ों की बात की गई है। बिल्ली के लिए जो भोजन था वो क्या था? उद्दीपक था। और उद्दीपक को इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्या कहेंगे? आपने पहले ही देख लिया, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया। तो देखिएगा, जो बिल्ली थी उसके लिए भोजन क्या था? उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उसमें क्या हुई? प्रतिक्रिया हुई, यानी कि रेस्पॉन्स हुआ। तो उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का कई प्रयास किया, कई तरीके का बाहर निकलना चाहा उसने। संयोगवश क्या हुआ कि बिल्ली का जो पंजा है वो चटकनी पर पड़ गया, जिससे दरवाज़ा खुल जाता था। बिल्ली ने क्या किया? बाहर आकर भोजन खाकर अपनी भूख को शांत कर लिया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। हर बार दरवाज़ा खोलने पर ही त्रुटियों की संख्या कम होती चली गई। अब अंत में क्या हुआ? जब बिल्ली ने बार बार यही काम किया, दरवाज़ा उसको खोलना था और बाहर जाकर अपना भोजन पाना था, तो बार बार जब उसने प्रयास किया तो अंत में एक बार ऐसा हुआ कि एक ऐसी दशा आई जब बिल्ली किसी प्रकार की भूल ना करके उसको ये हुआ ना, अभ्यास से आप क्या करते हैं? चीज़ों को याद कर लेते हैं, बार बार प्रैक्टिस हो जाती है किसी चीज़ों की। तो उसी प्रकार से बिल्ली की भी एक प्रैक्टिस हो गई। उसने क्या किया? बार बार प्रयास किया, फिर अंत में क्या किया? बिल्कुल भी कोई भी भूल बिना किए वो चटकनी को आसानी से दबाकर दरवाज़ा खोलने लगी और इस प्रकार उद्दीपक व प्रतिक्रिया में क्या हुआ? संबंध स्थापित हो गया। उसे पता चल गया कि जो बाहर भोजन है
वो मुझे कैसे मिलेगा? जब चटकनी पर पंजा जाएगा और दरवाज़ा खुलेगा तब भोजन हमें मिलेगा। तो इस तरीके से बिल्ली ने क्या किया, ये चीज़ें याद कर लिया। कैसे याद किया? प्रैक्टिस के द्वारा, बार बार उसने प्रयास किया तब उसे याद हो गया। अब देखिएगा यह सिद्धांत जो है इसका तात्पर्य क्या है। तो संबंध सहज क्रिया में काम के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के स्थान पर एक प्रभावहीन उत्तेजक होते हैं, जो स्वाभाविक उत्तेजक के संबंध में किए जाने के कारण प्रभावपूर्ण हो जाता है। तो ये एक प्रयोग था इनका। दूसरा जो प्रयोग था, ये मुर्गी के बच्चों पर भी इन्होंने कई प्रयोग किए। इन्होंने कई प्रकार के व्यूहों के साथ प्रयोग किए, जिसे हम मेजर्स बोलते हैं। उस व्यूहों में एक अंधपथ थे तथा एक बाहर जाने का मार्ग था। मतलब कई सारे रास्ते तो थे, लेकिन वो रास्ते बंद थे, जिसमें एक ही ऐसा रास्ता था जिससे बाहर जाया जा सकता था। मुर्गी के बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए थॉर्नडाइक ने उसे एक स्थान या कई जगहों में से एक छोड़ दिया। मुर्गी के बच्चे के सामने यह समस्या थी कि उस मार्ग को, यानी कि उस रास्ते को ढूंढ निकालें जिससे उसे भोजन के साथ साथ अन्य साथी भी मिल जाए। तो इस तरीके से एक पजल उन्होंने बना दी थी। पहले पहले उसने अनेक निरर्थक क्रियाएं भी की। कभी वह किसी अंधपथ में चला जाता, कभी किसी में, तो कूदने और चिल्लाने की क्रिया भी वह करता था। इसी बीच अचानक उसे सही रास्ता मिल गया। बार बार वह व्यू में कर दिया गया, कुछ प्रयत्न किए उसने, फिर उसकी उन्नति नहीं हुई और उसका व्यवहार पहले जैसा ही रहा। 5-6 प्रयासों के बाद उसने अंधपथ से ना जाकर सही पथ से निकलना सीख लिया। अंत में क्या हुआ, उसने सही रास्ता ढूंढ लिया। सार यह निकला कि मुर्गी के बच्चों का व्यवहार भी ऐसा ही था जैसे मंजूसा में बिल्लियों का था। जैसे बिल्ली वाली आपने एक प्रयोग देखा ऊपर, वैसे ही इसका जो मुर्गी का प्रयोग था, वैसे ही इन्होंने इसका भी प्रयोग किया। तो इस तरीके से थॉर्नडाइक के अनुसार मुर्गी के बच्चों व बिल्लियों के व्यवहार में 2 अंतर इनको दिखे। कौन कौन से? तो मुर्गी के बच्चे साहचर्य निर्माण में बहुत ज़्यादा धीमे थे, क्योंकि इन्होंने कई सारे प्रयास किए और वे कठिन समस्याओं को हल करने में इतने योग्य नहीं थे जितने कि बिल्लियाँ थीं। तो इनको क्या पता चला कि बिल्लियाँ जो हैं वो कठिन समस्याओं को हल करने में ज़्यादा योग्य हैं। आखिरकार में थॉर्नडाइक ने कुत्तों और बंदरों पर भी प्रयोग किए। बंदरों ने भी द्वार खोलने और भोजन अंदर ले जाने में प्रयत्न तथा भूल के द्वारा सीखने का प्रयास किया। तो इनके द्वारा प्रयास और भूल या प्रयत्न और भूल का भी सिद्धांत दिया गया। इस तरीके से आपने देखा कि बार बार प्रयास करने से वो जो सफलता है वो मिल जाती है। तो इन्होंने ये सिखाया कि अधिगम, यानी कि सीखना जो है वो हम बार बार प्रयास से ही किसी चीज़ को सीखते हैं। अब देखिएगा प्रयत्न तथा भूल की विधि किन परिस्थितियों में प्रयोग की जा सकती है। इन्होंने जो विधि दी है, हमें जो सिद्धांत दिया है प्रयत्न और भूल का, ये कैसी परिस्थिति होगी तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला जो प्रयोग है, देखिएगा जब पशु या मनुष्य पूर्ण रूप से प्रेरित होते हैं किसी कार्य के लिए, पूरी तरीके से अगर वो प्रेरित हैं तथा उनके सामने लक्ष्य उनको स्पष्ट है। यदि बिल्ली, जैसे आप प्रयोग में आपने देखा, यदि बिल्ली भूखी ना होगी तो वह पहली मंजूसा से निकलने का प्रयास ही क्यों करेगी। जब आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तब आप मेहनत ही क्यों करोगे। या फिर प्रथम प्रयास में असफल होने पर हम बैठ जाएंगे। अगर कोई मेहनत भी कर रहे हैं तो उसके बाद एक बार असफल हो गए तो फिर से मेहनत नहीं करेंगे, फिर से उसकी ओर कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ऐसी परिस्थिति अगर है तो इसमें प्रयास और भूल का जो विधि है ये अपनाई जा सकती है। अगली विधि देखिएगा, अगला जो प्रयोग का कारण है वो क्या है, जब समस्या इतनी कठिन हो कि खाली कोशिश करने से काम ना चल सकता हो। यदि केवल हाथ पैर चलाने मात्र से ही बिल्ली पहले से ही बाहर आ जाती तो वह प्रयत्न और भूल के लिए अवसर ही उसे नहीं मिलता। और जब सीखने वाला समस्या का हल नहीं जानता हो तो उसे बार बार प्रयास करना पड़ता है चीज़ों को हल करने के लिए। तो इस तरीके से कई सारी परिस्थितियां हैं जिसमें प्रयास और भूल का सिद्धांत अपना सकते हैं। अब देखिएगा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में शिक्षा का क्या महत्व है यहाँ पर बताया गया है। देखिएगा इसमें अभ्यास पर जोर दिया जाता है। अभ्यास द्वारा सीखा हुआ ज्ञान जो है वो स्थिर हो जाता है। जैसे प्राथमिक कक्षाओं में मौखिक अभ्यास के माध्यम से बच्चों को बोल बोल करके याद कराई जाती हैं, चीज़ें रटाई जाती हैं, क्योंकि बार बार उसे पढ़ाया जाता है तो बच्चों को याद हो जाता है।
अगला जो महत्व है शिक्षा में, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता यानी कि जो बच्चे हैं जो या सीखने वाले हैं वो सक्रिय रहकर ही सीख सकता है। अगर वह सक्रिय है, उसमें प्रयासरत है, तभी चीज़ों को सीख सकता है। और इस प्रकार शिक्षकों को करके सीखने की विधि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। अगला महत्व बताया कि अध्यापक को यह चाहिए कि वह बच्चों को संतोषप्रद अनुभव दे। व्यक्ति उसी अनुक्रिया या व्यवहार को करना चाहता है जिसका परिणाम उसके लिए सुखद व संतोषजनक होता है। तो इस तरीके से कई सारे जो महत्व है वो शिक्षा में इन्होंने बताए। तो दोस्तों आज की ये हमारी क्लास थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये जो E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, इनका प्रयोग है, ये चीज़ें समझ आई, आप कमेंट बॉक्स में इन सारी चीज़ों को ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।